प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्राइल यात्रा पर मुस्लिम देशों में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। खुद खाड़ी के देशों में जो मुस्लिम देश हैं उसमें हमारे करीब 90 लाख लोग काम करने के लिए गए हुए हैं। कार्रवाई की सख्त आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर भी अपनी राय रखनी चाहिए थी। सबसे बड़ा हिस्सा अरब देशों में हमारे कामगार हमारे घर भेजते मतलब अपने घरों को चलाने के लिए भेजते हैं और वो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गौर फरमाया जाए, जिन देशों के भारत से रिश्ते मजबूत हैं यानी यूएई, सऊदी, कतर, बड़े पैमाने पर रिश्ते खराब होने की संभावना कम है। इन आबादियों में हमारे प्रति बहुत शंका बढ़ चुकी है। हमारे बहुत सारे दोस्त हमसे अलग हो चुके हैं। मुस्लिम देशों में इतनी बड़ी तादाद में हिंदू नौकरी कर रहे हैं, इस पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। क्या भारत की इस नीति से भारतीय जनमानस को लाभ ही लाभ होंगे या हम एक खतरे की ओर भी ज्यादा बढ़ गए हैं? क्योंकि हमारा सारा पड़ोस जो है वो इस मामले में उनकी आबादियां तो सीधी सीधी होस्टाइल हैं। खाड़ी देशों को होने वाले भारतीय उत्पादों का निर्यात भी अरबों डॉलर का है। फिर भी भारत ज़ायनी इकाई के साथ यानी इस्राइल के साथ गठबंधन करता है। इन सब में वहां का जो जनमानस है उसमें इजराइल को लेकर बहुत नकारात्मक भाव है। तो क्या भारत एक बड़ा रिस्क ले रहा है इस फैसले से जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं? और जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसकी जनता में तो उसके प्रति बहुत ज्यादा नफरत है और मतलब कोई तार्किक समर्थन इजराइल के पक्ष में दे पाना आज भू राजनीतिक परिस्थिति में संभव किसी के लिए नहीं है। ऐसे में भारत जैसा महादेश अगर उसको लेजिटिमेसी प्रदान कर रहा है एक ऐसे नेतृत्व को जिसको लेकर सारी दुनिया में वार क्रिमिनल, नरसंहार करता और तमाम तरह के शीर्षकों से जिसे नवाजा जा रहा हो और जिसकी वजह से एक और युद्ध जो पता नहीं किस खतरे में दुनिया को ले जाएगा वो लगभग एकदम मुहाने पर है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी वहां हैं। ये मतलब इसको लेके बहुत शंकाएं हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हम नहीं जानते हो सकता है कि वो उपयोग में हो, जिनके बारे में शिकायत ये है कि नागरिक आबादी के विरुद्ध उनका इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये सब खतरे तो नहीं है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि दुनिया की आबादी में हमारे प्रति, भारत जैसे देश के प्रति और भारतीयों के प्रति जिनका डायस्पोरा दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारा देश दुनिया में आबादी के लिहाज से चूंकि दुनिया में सबसे बड़ा है ही है, हमारे ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ी आबादी, यूरोप के देशों के बराबर की आबादी विदेशों में रहती है। खुद खाड़ी के देशों में जो मुस्लिम देश हैं उसमें हमारे करीब 90 लाख लोग काम करने के लिए गए हुए हैं। हमारे यहाँ जो रेमिटेंस आता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का, विदेशी आय का लगभग बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, जो करीब 140 बिलियन डॉलर का है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा अरब देशों में हमारे कामगार हमारे घर भेजते मतलब अपने घरों को चलाने के लिए भेजते हैं और वो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी जो परिस्थितियां हैं और भारत की जो छवि रही है पिछले 78 सालों में हमारे अतीत में, वो एक गुटनिरपेक्ष देशों के अगुवा के तौर पर रही है। हम जो भी दुनिया में शक्ति संतुलन के ब्लॉक बने हुए हैं उनके पाले में न जाकर एक ऐसी नीति पर चले हैं विदेश नीति के मामले में जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश जो हमारी तरह गुलामी से आजाद हुए या थे आजाद लेकिन छोटे देश थे, वो सब लोग हमारी राय से सहमत हुआ करते थे और भारत का एक बड़ा स्थान रहा है इस पूरे सकल विश्व में इस तरह की नीति रखने का। लेकिन अब जब हम जाने भर से जो नुकसान होना चाहिए वो तो बहुत नुकसान हो चुका है। इन आबादियों में हमारे प्रति बहुत शंका बढ़ चुकी है। हमारे बहुत सारे दोस्त हमसे अलग हो चुके हैं और मतलब भारत के प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल टिल्ट है भारत की नीति में। क्या भारत की इस नीति से भारतीय जनमानस को लाभ ही लाभ होंगे या हम एक खतरे की ओर भी ज्यादा बढ़ गए हैं? क्योंकि हमारा सारा पड़ोस जो है वो इस मामले में उनकी आबादियां तो सीधी सीधी होस्टाइल हैं। अरब देशों की जनता में देखें या हम अपने सारे पड़ोसियों को देखें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, वैसे ये जितना भी हमारा लंका, ये सब
इन सब में वहां का जो जनमानस है उसमें इजराइल को लेकर बहुत नकारात्मक भाव है। तो क्या भारत एक बड़ा रिस्क ले रहा है इस फैसले से जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं? इस रिस्क में हम कितने फायदे में हैं और कितने खतरे में हैं, इसके अलग अलग आकलन हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष आकलन है वो कहो बहुत अफर्मेटिव संदेश नहीं देते, और जाहिर है कि भारत में भी इसको लेके भारी चिंता है। जो मुख्य विपक्षी दल है जिसका आपने अभी जिक्र किया, उसने उन प्रश्नों को सामने किया है जो हमारी नीति से संबंधित रहे हैं, और इससे होने वाले खतरों की ओर भी उन्होंने बताया है। दूसरे, भारत की छवि का सवाल है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने वाली नहीं रही है जिसके बारे में विश्व जनमत में और ऐसी वैश्विक संस्थाओं में नकारात्मकता भरी पड़ी हो। उसके असंख्य उदाहरण है। बहुत से देश तो मतलब ऐसा परोक्ष रूप से बहुत से देश इजराइल से संबंध रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष कोई इस तरह से संबंध रखे ये साधारण बात नहीं है। तो ये एक बहुत हमारे विदेश नीति के लिहाज से बहुत ही क्लिष्ट समय है। अब देश की जनता में चूंकि इस तरह का इस समय विचार है, एक दक्षिणपंथी विचार है जो माइनॉरिटीज के, पर्टिकुलरली मुसलमानों के विरुद्ध है, जिसको राजनीतिक सफलताएं मिली हैं, और ये विचार पुराना है। आरएसएस के रूप में हम उसे 100 साल से मतलब उसे फलते फूलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्राइल यात्रा पर मुस्लिम देशों में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा एक कुवैती एक्सपर्ट के बयान की तरफ। आपके स्क्रीन पर खाड़ी देशों में कम से कम 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली राशि यानी रेमिटेंसेस सालाना 40 अरब डॉलर तक पहुंचती है। साथ ही खाड़ी देशों को होने वाले भारतीय उत्पादों का निर्यात भी अरबों डॉलर का है। फिर भी भारत ज़ायनी इकाई के साथ यानी इस्राइल के साथ गठबंधन करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यह बयान है कुवैती एकेडमिक डॉक्टर अब्दुल रहमान अल नसर का। लगभग यही भावना इस वक्त मध्यपूर्व से भारत के लिए आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्राइल यात्रा को लेकर आ रही है कि भारत के इतने बिजनेस इंटरेस्ट जुड़े हुए मध्यपूर्व देशों से फिर भी प्रधानमंत्री नेसेट में भाषण देते हैं और हमास ने जो हमला किया जिसमें 1200 इस्राएली मारे गए उसका जिक्र करते हैं, उसकी आलोचना तो करते हैं, मगर जो 70,000 बेकसूर फलस्तीनियों को बेंजामिन नेतन्याहू ने मौत के घाट उतार दिया, प्रधानमंत्री उस पर खामोश रहते हैं। आज इस कार्यक्रम में दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इसका असर क्या पड़ने वाला है। जी हां, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर किस तरह की आलोचनाएं आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर और उनकी इस्राइल यात्रा को लेकर, और फिर इंतजार कीजिएगा ईरान। जी हां, ईरान जो इस मामले में सबसे अहम खिलाड़ी है, जिसके पारंपरिक तौर पर भारत से रिश्ते रहे हैं, उसने क्या कहा है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो आलोचनाएं आ रही हैं उस पर गौर फरमाया जाए। कई अरब देशों और मुस्लिम कमेंटेटर्स ने कहा है कि मोदी ने इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल फर्मली जैसा साफ समर्थन दिया, लेकिन गाजा में बड़ी संख्या में मारे गए फलस्तीनियों पर चुप्पी साध ली। इसे भारत की पारंपरिक प्रो पैलेस्टाइन नीति से दूरी के रूप में देखा जा रहा है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि जब इसराइल पर आईसीजी में नरसंहार के आरोप चल रहे हैं और ग्लोबल साउथ में उसकी आलोचना बढ़ रही है, उस समय भारत का खुला समर्थन एक बड़ा संकेत है। याद कीजिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेंजामिन नेतन्याहू एक अपराधी हैं। कई देशों में इस वक्त अगर बेंजामिन नेतन्याहू कदम रख दें तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, बेंजामिन नेतन्याहू से ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश और पश्चिम यूरोप में कई देश दूरी बना रहे हैं। ऐसे दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करते हैं, इस तरह से खिल खिलाकर हंसते हैं, और जाहिर सी बात है यह भारत के सामरिक हितों के लिए अच्छा नहीं है। आगे, मोदी द्वारा अब्राहम अकॉर्ड्स और अमेरिकी समर्थित गाजा शांति पहल की सराहना को भी इस रूप में देखा गया कि भारत अब इस्राइल खाड़ी सुरक्षा धुरी के और करीब जा रहा है। बहुत जरूरी हो जाता है यह जानना कि मीडिया में इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। आपके स्क्रीन पर कतर, तुर्की और कई अन्य देशों से जुड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स में तीखी टिप्पणियां आई। कई लेखों में मोदी को हिंदू राष्ट्रवादी नेता बताते हुए कहा गया कि वे इस्राइल के साथ मजबूती से खड़े हैं और फलस्तीनी पीड़ा से दूरी बना रहे हैं।
कुछ लेखों में कश्मीर और फलस्तीन के मुद्दों के बीच समानताएं खींची गईं, यह तर्क देते हुए कि नई दिल्ली और तेल अवीव की दक्षिणपंथी सरकारों के बीच वैचारिक नजदीकी बढ़ी है। यह भी कहा गया कि कई अरब सरकारें खुद अपने देशों में इस्राएल से रिश्तों को लेकर जनता के गुस्से का सामना कर रही हैं। ऐसे में मोदी का खुला समर्थन जन भावना के खिलाफ लगता है। मगर आपके जहन में एक सवाल होगा दोस्तों कि रणनीतिक तौर पर इसके क्या असर पड़ेंगे। इसको लेकर मैं कुछ देर में आपको बताने वाला हूं कि भारत के लिए इसके सामरिक मायने क्या हैं, मगर उसका एक छोटा सा ट्रेलर आपके स्क्रीन पर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस पर सख्त टिप्पणी की है। बकौल अब्बास अराक्ची, उन्होंने गजा में इस्राएली कार्रवाई की सख्त आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर भी अपनी राय रखनी चाहिए थी। हालांकि अगर हम ईरानी प्रतिक्रिया की बात करें तो वो बहुत ही नपी तुली है, क्योंकि ईरान भी जानता है कि भारत के साथ उसके आज से नहीं सालों से, दशकों से रिश्ते रहे हैं और वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेसेट में दिए गए भाषण के चक्कर में उस रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहते। गौर फरमाएं अब्बास अराक्ची कहते क्या हैं। उसके बाद से ही कतर और इस्राएल के रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे हैं और इस बारे में कतर क्या कहता है, गौर फरमाइए। कतर के मीडिया खासकर अल जजीरा में कवरेज काफी क्रिटिकल रही। रिपोर्टों में इस बात पर जोर दिया गया कि मोदी ने इस्राएल के साथ पूर्ण समर्थन जतलाया, लेकिन गाजा की मानवीय स्थिति पर सीमित बात की। कतर सरकार आधिकारिक तौर पर बहुत तीखा बयान नहीं देती, लेकिन मीडिया नैरेटिव ज्यादातर फलस्तीनी समर्थक और इस्राएल विरोधी रहा है। दोस्तों, जहां तक यूएई, बहरीन और मोरक्को की बात है कि इसका सामरिक असर क्या होगा, भारत के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, अब वो बात मैं आपको आसान लफ्जों में समझा रहा हूं, और फरमाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं कूटनीतिक इंपैक्ट यानी डिप्लोमैटिक इंपैक्ट की। गौर फरमाया जाए, जिन देशों के भारत से रिश्ते मजबूत हैं यानी यूएई, सऊदी, कतर, बड़े पैमाने पर रिश्ते खराब होने की संभावना कम है। खाड़ी देशों के लिए भारत ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों के कारण बेहद महत्वपूर्ण है। वे अपनी सरकार स्तर की नीति को पब्लिक भावना से अलग रखते हैं, लेकिन सार्वजनिक भावना यानी पब्लिक ओपिनियन में भारत की प्रो पैलेस्टाइन छवि कमजोर हो सकती है। भविष्य की बात करें तो ओआईसी जैसे मंचों पर कश्मीर अगर उठता है तो कुछ देशों का रुख हर गुजरते लम्हे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे खत्म कर रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं। भारत की विदेश नीति जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी आन बान और शान है, मुस्लिम देशों में इतनी बड़ी तादाद में हिंदू नौकरी कर रहे हैं, इस पर इसका गहरा असर पड़ सकता है।